नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट स्टार्ट होने वाली है वो है कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, आपको सबको पता है बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या होता है? दो एटम है, उनको जोड़े रखने वाला, दो परमाणुओं को जोड़े रखने वाला जो आकर्षण बल होता है वो बॉन्ड होता है, बंध होता है। अगर दो परमाणुओं को जोड़ना है तो उनके बीच में बॉन्ड होना चाहिए। अब बॉन्ड अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे आपने सुना है आयनिक बंध है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ये वाला सह संयोजक बंध। इसके अलावा उप सह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड, कई बॉन्ड के नाम सुने हैं आपने, है ना, 11वीं क्लास में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमको सारे बॉन्ड के बारे में बात करनी है, जितने भी बॉन्ड है तो सबकी अलग अलग हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, सह संयोजक बंध क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो परमाणु हैं। क्या है? दो परमाणु हैं। अब इस परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और आपस में ये जुड़ गए। ठीक है, मतलब आधे इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम ने दिए, आधे इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम ने दिए और ये जुड़ गए। अब इनके जुड़ने से जो ये बॉन्ड बना है ना, ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, सह संयोजक बंध कहते हैं। जब दो परमाणु, दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं और दोनों आधे आधे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, आधे इलेक्ट्रॉन इसने दिए, आधे इलेक्ट्रॉन उसने दिए। जैसे कि मान लीजिए कि दो लोग हैं, उनको कोई बिजनेस करना है तो उसमें 10 लाख एक ने दिए, 10 लाख दो ने दिए। तो उन्होंने क्या किया? इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की है, इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है। तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के बाद, शेयरिंग करने के बाद जो बॉन्ड बना है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सह संयोजक बंध बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? सह संयोजक बंध है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आपके पास जो आयनिक बंध होता है, जो बाकी के जो बंध है, जो बॉन्ड है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे। अभी जो यूनिट है वो चलने देते हैं सह संयोजक बंध के बारे में। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इनके पीछे कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन सी थ्योरी काम में आती है, वो हमको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कौन सी थ्योरी आती है? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी आती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या बोलते हैं? संयोजकता बंध सिद्धांत। हमारे पास यहाँ दोनों मीडियम चलेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आप जितनी कोशिश करें थोड़ी बहुत इंग्लिश भी यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जाके आपको इंग्लिश ही पढ़ने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास सिद्धांत कौन सा है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, अब ये सिद्धांत आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये सिद्धांत किस किस वैज्ञानिक ने दिया वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक वैज्ञानिक हुए पॉलिंग नाम के वैज्ञानिक ने दिया। इसके अलावा यहाँ पर हाइटलर नाम के वैज्ञानिक ने दिया, लंदन नाम के वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, इसके अलावा स्लेटर नाम के वैज्ञानिक ने दिया। तो यहाँ पे कम से कम 4-5 साइंटिस्टों ने मिलकर इस सिद्धांत को अलग अलग तरीके से दिया और पूरे सिद्धांत को हमने मिक्स कर दिया, पूरी थ्योरी को मिक्स कर दिया। अब ये थ्योरी, ये सिद्धांत क्या है वो समझने वाली बात है, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। जिसको आज तक समझ में नहीं आई वो इस वीडियो को देखना। आज ये थ्योरी बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, एक एक कंसेप्ट खोल के रखने वाला हूँ मैं इस थ्योरी का। ठीक है, तो देखो इन वैज्ञानिकों ने दी। अब इस थ्योरी के द्वारा सबसे पहले क्या समझाया गया? इस थ्योरी के द्वारा सबसे पहले हाइड्रोजन अणु के बारे में बताया गया, हाइड्रोजन अणु निर्माण को बताया गया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
फॉर्मेशन ऑफ H2। सबसे पहले इस थ्योरी के द्वारा जिस मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड बताया गया वो कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण कैसे होता है, वो इस थ्योरी में बताया गया है। तो वो बात हमको यहाँ पर क्लियर करनी है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनते जाना और जो मैं बता रहा हूँ वो देखना। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है इसमें? हाइड्रोजन अणु का निर्माण वो कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। मान लीजिए, क्या मानना है, जैसे ये एक एटम है, बिल्कुल गोल है, थोड़ा सा और गोल बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एटम है, ये क्या है? एक एटम है। ये एटम है, इसका ये क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब दूसरा एटम ले लेते हैं, ये बिल्कुल सेम। हमें क्या बनाना है? H2 बनाना है। H2 कैसे बनेगा? जब दो हाइड्रोजन मिलेंगे तो H2 बनेगा। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन मिलाकर H2 बन रहा है, तो H2 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? दो हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो हमने ये पहला वाला हाइड्रोजन लिया, इसको ये वाला पहला वाला हाइड्रोजन, ये वाला दूसरा हाइड्रोजन। हमें अगर बॉन्डिंग के बारे में बताना है तो मैंने क्या किया? दो हाइड्रोजन ले लिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पहला वाला हाइड्रोजन है ना, इसके नाभिक को, इसके न्यूक्लियस को मैंने क्या नाम दे दिया? A। ठीक है, और इसके न्यूक्लियस को नाम दे दिया मैंने B। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, दोनों हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं, एटम है, सेम है। दोनों के दोनों जो परमाणु हैं वो समान है, दोनों के दोनों एटम सेम है, कोई अंतर ही नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, दोनों बराबर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इनको अलग दिखाने के लिए मैंने इसके नाभिक का नाम रख दिया A, इसका रख दिया B। ठीक है, अब यहां पे देखिए, आगे देखना, ये A है और ये B है। ठीक है, ये B है, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये B है। अब यहां पे आपको पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s1 होता है। होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है भाई। अब यहां पर इस हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जो चारों तरफ घूम रहा है। ऐसे सेम यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन है जो चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इस वाले जो हाइड्रोजन एटम है इसको हमने नाम दे दिया HA, इसको नाम दे दिया हमने HB। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं पढ़ी अभी तक, सिर्फ मैंने ये बताया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन वैज्ञानिकों ने दी। और सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किसके लिए बताया गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए बताया गया, जिसके फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बताया गया। उसके बाद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो उसमें सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिए, दोनों समान हैं। सॉरी, दो एटम ले लिए, दो परमाणु ले लिए, दोनों बिल्कुल समान है, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जो पहले वाला हाइड्रोजन परमाणु है उसके नाभिक को मैंने नाम दे दिया A, और जो दूसरा वाला परमाणु है ना, एटम है, इसके नाभिक को नाम दे दिया मैंने B। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसको मैंने दे दिया 1 नंबर इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो चक्कर लगा रहा है उसको मैंने नाम दे दिया 2 नंबर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? दो एटम हो गए, एक तो HA और एक हो गया HB। ये इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे आगे की बात करते हैं। चलो आगे की बात करते हैं, हम देखते हैं। अब यहां पे सबसे पहले क्या है, ये दोनों बिल्कुल अनंत दूरी पर हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं। एक जो एटम है वो यहां है, एक जो एटम है वो यहां है, बहुत ज्यादा दूरी पर है। ठीक है,
एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, दोनों इतनी दूरी पर हैं। इस परमाणु का इस परमाणु से कोई संबंध नहीं है, इस एटम का इस एटम से कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, दोनों समान हैं लेकिन दोनों में कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर मैंने क्या किया, इन दोनों को पास लेकर आया, ठीक है, इन दोनों को पास लेकर आ रहा हूं, धीरे धीरे पास लेकर आ रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिए, जब ये दोनों अनंत दूरी पर हैं, यानी कि दूर दूर है, अनंत दूरी पर हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब ये अनंत दूरी पर हैं। अब देखो आपको पता है ये जो नाभिक है, ये जो नाभिक है, ये जो नाभिक है जिसको हम बोल रहे हैं नाभिक ए, न्यूक्लियस ए, और जो इलेक्ट्रॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। आपको पता है प्लस माइनस के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो यहां पर इसके बीच में और इसके बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ऐसे सेम सेम क्या होता है कि यहां पर जो बी वाला न्यूक्लियस है, जो ये बी वाला नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके बीच में क्या लग रहा है, इसके बीच में भी क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पे नाभिक ए है वो इलेक्ट्रॉन 1 को अट्रैक्ट कर रहा है, नाभिक जो बी है वो इलेक्ट्रॉन 2 को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जब ये अनंत दूरी पर है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को पास ले आया, ठीक है, इन दोनों को पास लाया, पास लाने पर, ठीक है। अब आप ये देखिए, जैसे ही मैं इन दोनों को पास लेकर आया, ठीक है, अब जैसे ही मैं इन दोनों को पास लेकर आया तो ये वाला जो नाभिक है ना, ये वाला जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लग गया। वाह भाई वाह, सीधी सी बात है, अट्रैक्ट करेगा। इसमें प्लस चार्ज है, इस माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा भैया, इसके अंदर प्लस चार्ज है तो ये वाला भी इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, सीधी सी बात है। ऐसे ही ह्यूमन में होता है, चाहे आदमी की शादी हो जाए, एक लड़के और एक लड़की की शादी हो जाए, लेकिन फिर भी वो लड़का किसी और लड़की से अट्रैक्ट होगा, ऐसे ही कोई लड़की है वो किसी और लड़के से अट्रैक्ट हो सकती है भैया, ह्यूमन नेचर है, प्लस माइनस है, ठीक है। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है, ये प्लस वाला इससे भी अट्रैक्ट हो सकता है, ये प्लस वाला इससे भी अट्रैक्ट हो सकता है नहीं हो सकता। तो जब हम दोनों को पास लेकर आएंगे तो पास लाने पर क्या होगा, यहां पर क्या काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। क्या काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। अट्रैक्शन फोर्स किस किस के बीच में लगेगा, ए व इलेक्ट्रॉन एक के मध्य, एक तो ये लग रहा है, एक के मध्य है, ठीक है, इनके बीच में लगेगा। एक किसके बीच में लगेगा, बी और इलेक्ट्रॉन 2 के बीच में, 2 के मध्य। इसके अलावा ये जो ए वाला है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन 2 को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये बी वाला है वो किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन 1 को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन 1 को अट्रैक्ट करेगा, सीधी सी बात है, करेगा। प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ये तो संसार का नियम है, ठीक है। अब लेकिन यहां पर ये प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है और माइनस वाला प्लस को, तो अब यहां पर एक प्रतिकर्षण बल और लगेगा भैया, एक रिपल्सन और लगेगा, रिपल्सन फोर्स। अब आप कहोगे कौन सा, देखो चाहे प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे माइनस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन प्लस प्लस के बीच में तो क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। तो ये जो न्यूक्लियस ए है, वह बी,
है ना, के मध्य, तो रिपल्सन फोर्स कहां लगेगा, प्रतिकर्षण बल कहां लगेगा, ए और बी के बीच में। ऐसे ही और कहां लगेगा, इलेक्ट्रॉन 1 व 2 के मध्य, ठीक है। इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्ट वो रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि समान समान को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, रिपल्स करता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, वो नाभिक नाभिक को प्रतिकर्षित करेगा। अब हमारा काम तो क्या है, दोनों एटम को पास लेके आना, क्योंकि हमको इन दोनों को जोड़ना है, हमको क्या बनाना है, बॉन्ड बनाना है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है। तो हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, पास लेकर आ रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, पास लेकर आ 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 रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जब पास लेकर आ रहे हैं तो ध्यान देना, जब ये जो प्रतिकर्षण बल है, रिपल्सन फोर्स है, और ये जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, अट्रैक्शन बराबर रिपल्सन, ठीक है, जब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों बराबर हो जाते हैं तो इनका पास आना रुक जाता है, इनका पास आना रुक जाता है, और ये आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भैया, बॉन्ड बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सह संयोजक बंध कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुई, वीबीटी हुई, क्या हुई, वीबीटी हुई। तो सेम चीज आपको क्या याद रखनी है, अभी आधी हुई है, पूरी नहीं हुई। अनंत दूरी पर होते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, तो ये वाला जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब इन दोनों को हम पास लेकर आएंगे तो ये वाला न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा। सीधी सी बात है, ये ऐसा होगा। क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास रिपल्सन फोर्स है, जब पास लेकर आए तो ये जो न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर प्लस चार्ज है, इसके अंदर प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्स करेंगे, और जो माइनस माइनस है वो आपस में एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो। इसके शानदार नोट्स है, बिल्कुल सिंपल नोट्स हैं। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रही वीबीटी, और अगर यहाँ पर आई है तो ऐसा ही मैंने नोट्सों में लिखा हुआ है, ठीक है, और ऐसा आपने पढ़ा हुआ होगा 11th-12th में। अब यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक बात और करते हैं। बेसिक बात क्या है, यहाँ पर एक आपने तरंग फलन का नाम सुना होगा। देखो थोड़ी सी अलग बात और करनी है, तरंग फलन का नाम सुना होगा, वेव फंक्शन सुना है, नाम तो सुना होगा, मतलब पता है, पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो हमारे पास कोई पार्टिकल है, कोई कण है, उस पार्टिकल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो उन इलेक्ट्रॉनों की, उन न्यूक्लियस की स्थिति को बताने के लिए हम एक शब्द यूज में लेते हैं, वेव फंक्शन, तरंग फलन, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, तरंग फलन को हम किससे लिखते हैं, साई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, साई से। अब देखो यहाँ पे साई क्या होता है वो मेरी बात देखना, यहाँ पे जब ये दोनों एटम अनंत दूरी पर थे, अलग अलग अनंत दूरी पर थे, तो ये वाला जो नाभिक है, यानी कि ए जो नाभिक है, वो किस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, एक वाले को कर रहा था, नहीं कर रहा था। उसके बाद ये वाला जो न्यूक्लियस था, यानी कि बी वाला जो नाभिक था, वो किस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, ये वाले को कर रहा था या नहीं कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, ठीक है। कौन सी वाली दूरी पर, जब अनंत दूरी पर थे, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, अनंत दूरी पर, ठीक है। ये हम लगा देते हैं पहली वाली कंडीशन। हमने दो कंडीशन ली है। पहली वाली कंडीशन तो कौन सी, जब हमारे पास ये जो दोनों एटम थे वो दूर दूर थे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब हम इन दोनों एटम को, परमाणु को क्या है, पास पास लिया है, पास लाने पर, पास ले आए, पास लाने पर हमारे पास क्या हुआ, ध्यान देना कि ये वाला जो न्यूक्लियस है ना, ये जो ए वाला न्यूक्लियस है, वो किस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला, सेकंड वाला, ठीक है।
और ये जो बी वाला है वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो कर रहा है फर्स्ट वाले को। ये जो ये वाला है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला इसको। तो ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई, जब हमारे पास एटम परमाणु दूर दूर है। और ये वाली कंडीशन कौन सी है, जब हमारे पास एटम पास पास आ जाते हैं, वो ये वाली कंडीशन है। क्लियर है। अब यहां पर अगर हमें इस पूरे तंत्र को, पूरे सिस्टम को एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, साई फर्स्ट प्लस साई सेकंड, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। साथ में इनके एक कांस्टेंट भी लगाते हैं, C1 और C2। ये C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। C1 और C2 क्या बताते हैं, C1 और C2 हमें बताते हैं कि ये जो साई है इसका योगदान ज्यादा है, या साई सेकंड है इसका योगदान ज्यादा है। अगर हमारे पास C1 का मान ज्यादा है तो हम मानेंगे कि ये जो साई फर्स्ट है, ये जो एटम की दूर वाली कंडीशन है वो ज्यादा है। और अगर हमारे पास C2 का मान ज्यादा है तो हम मानेंगे कि जो एटम है वो थोड़ा सा पास पास है, ये वाली कंडीशन मानेंगे। तो ये दोनों कंडीशन को हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई। इसके अलावा इसको चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, साई बराबर C1, साई फर्स्ट की जगह आप लिख सकते हो साई A1 साई B2 प्लस C2 साई A2 साई B फर्स्ट। कौन सी बड़ी बात हो गई, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, तरंग फलन हुआ, वेव फंक्शन हुआ, जो थोड़ा सा मुझे बताना था। क्लियर है। तो ये वेव फंक्शन हुआ। ठीक है। और उसके बाद मैंने बता दिया कि दोनों परमाणु एटम पास पास आए और उन्होंने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। ठीक है। उन्होंने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो ये हमारे पास क्या बना, सह संयोजक बंध बना। क्या बना, सह संयोजक बंध बना। ठीक है। तो इतनी सी थ्योरी है, इतना सा सिद्धांत है कि दो एटम को पास पास लेकर आए हैं। ठीक है। पहले वो अनंत दूरी पर थे, अपने अपने नाभिक अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, और जैसे ही उनको पास पास लेकर आया गया तो एक एटम का जो नाभिक है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, और दूसरे वाले का जो नाभिक न्यूक्लियस था वो पहले वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है। अब यहां पर हम आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है हमें। इस सिद्धांत की कुछ पोस्टुलेट्स है, कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, वो हमको पढ़नी है। अवधारणाएं, कुछ अवधारणाएं हैं वो पढ़नी है। ठीक है। वैसे तो बहुत सारी अवधारणाएं हैं लेकिन कुछ मेन पढ़ना है। देखो, जब भी हमारे पास बॉन्ड बनाने की बात आएगी, पहली बात, जब भी हमारे पास बॉन्ड बनाने की बात आएगी, कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर किसी भी एटम को बॉन्ड बनाना है, किसी भी एटम को बॉन्ड बनाना है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, अयुग्मित अकेला इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो हमारे पास बॉन्ड नहीं बना सकता, वो हमारे पास बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन अगर किसी को बॉन्ड बनाना है, मान लीजिए जैसे कार्बन है, कार्बन के पास 1s2 2s2 2p2 है, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 1-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कार्बन को यहाँ पर क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड तो बना सकता है, लेकिन अगर इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं ना, तो इसको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा यार। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा, तभी हमारे पास 4 बॉन्ड बनेंगे, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हुई कि या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अनपेयर्ड करा दिया जाए। जो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ है ना, उनको अकेला कर दिया जाए, तो यहाँ पर बॉन्ड बन सकता है। दूसरी बात ये हो गई। ठीक है।
अब यहां पे आगे देखते हैं और कंडीशन देखते हैं फोर्थ। देखो जैसे मान लीजिए दो एटम हमारे पास ये बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं चारों तरफ। अब देखो इनके बीच में अगर आपको स्थायी बंध बनाना है, स्टेबल बॉन्ड बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमना चाहिए और ये वाला ऐसे घूमना चाहिए, यानी कि एक दूसरे का जो घूर्णन है ना वो विपरीत होना चाहिए, एंटी होना चाहिए। ठीक है, जब दो परमाणु आपस में बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं, दो एटम आपस में बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है वो कैसा होना चाहिए, एक दूसरे का विपरीत होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये क्लॉकवाइज घूमता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये आप देख सकते हो। उसके बाद और क्या चीजें, जब हमारे पास बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, मान लीजिए ये यहां पर क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। अब देखो जितना ज्यादा ये आपस में एक दूसरे में घुसेंगे, अतिव्यापन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, उतना ही यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जितना दोनों एक दूसरे में एंटर करेंगे उतना ही ज्यादा यहां पर बॉन्ड अच्छा बनेगा। क्लियर है। एक बात और, जब ये बॉन्ड बन जाता है उसके बाद हम ये नहीं बोल सकते कि ये वाला इलेक्ट्रॉन किस एटम का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन किस एटम का है, हमको पता नहीं रहता। ठीक है, हम नहीं बता सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम का है, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम का है, तो ये बात हम क्लियरली नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास अगली बात हो गई। क्लियर है। इसके बाद जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है और हमारे पास बॉन्ड बन जाता है। तो ये तीन चार चीजें, तीन चार बातें आपको याद रखनी चाहिए कि बॉन्ड तभी बनेगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। इसके अलावा अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, जोड़े में है, पेयर्ड है, तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। और अगर किसी एटम को बॉन्ड बनाना है तो उसके पास जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करना पड़ेगा, अनपेयर्ड करना पड़ेगा, अयुग्मित करना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद यहां पर अगर हमारे पास जो एटम है इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के एंटी रोटेशन करने चाहिए। अगर जैसे मान लो क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तभी तो आपने देखा होगा कि एक ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कभी भी आपने ऐसे नहीं देखे होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एंटी होंगे तो ही ये स्टेबल होते हैं, ऐसे कभी भी स्टेबल नहीं होते। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, वीबीटी की थ्योरी हुई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हुई। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज है, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे आराम से हिंदी और इंग्लिश में एप्लीकेशन में। इसके अलावा और क्या है, इसकी लिमिटेशन है, कमियां हैं। आप एक बार नोट्स पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो लिमिटेशन क्या है, मैंने ये बताया कि जब दो एटम हैं आपस में क्या करते हैं, आधे इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, आधे इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है और बॉन्ड बनता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि कई जगह ऐसा होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के अंदर जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं वो कोई एक ही एटम दे रहा है, वो कोई एक ही एटम दे रहा है और दूसरा एटम नहीं दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक बंध। उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बना, उपसह संयोजक बंध कैसे बना, उस बात को एक्सप्लेन हमारे पास ये वीबीटी नहीं कर पाया, उसके पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि सह संयोजक बंध में बताया गया कि आधे इलेक्ट्रॉन ये देगा, आधे इलेक्ट्रॉन ये देगा, लेकिन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कौन देता है, ये देता है। इसके अलावा जो वीबीटी है ना, वीबीटी ने न तो हमको O2 मॉलिक्यूल के बारे में बताया, न ये B2 के बारे में बताया, न हीलियम 2+ के बारे में बताया, इन मॉलिक्यूल के बारे में हमको कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, इन मॉलिक्यूल के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो ये भी हमारे पास कमी हो गई। इसके अलावा हमारे पास क्या है, क्वांटिटी, मात्रा।
एक चीज और, जब दो परमाणु, दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, उनके बीच में बॉन्ड बनता है। ये बात हमको वीबीटी ने बताई, ठीक है। लेकिन उनके बीच में बॉन्ड कितना बनेगा, कितनी ओवरलैपिंग होगी, 80%, 90%, 100%, 70%, कितनी ओवरलैपिंग होगी, उस बात को एक्सप्लेन हमारे पास वीबीटी नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये 2-3 क्या हो गई, ड्रॉबैक्स हो गई, जो आज तक हमको इस वीबीटी के द्वारा नहीं पता लगे। हाँ, हालांकि आगे जो थ्योरियाँ आएंगी, आगे जो सिद्धांत आएगा, उन थ्योरी ने इनके बारे में बताया, ठीक है। जैसे ये B2O2 मॉलिक्यूल के बारे में किसने बताया, हमारे पास MOT थ्योरी ने बताया। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने पूरी पढ़ा दी। इसके बाद भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, मुझे मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हो। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।